Good afternoon. As I said in my previous video that I will explain directive principles of state policy in another video. So another video is here. Let's start directive principles of state policy. First of all, directive principles of state policy जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं, ये जो हैं पार्ट 4 के अंदर आती हैं। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। जैसे कि पहले भी बताया था, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लिए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के लिए हुए हैं। तो वही जो है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं? ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी गाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को कि जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो लॉज बनने हैं या जो लॉज बनने हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए होने चाहिए, और साथ ही साथ जब लॉज इनैक्ट किए जाएं वो उस तरीके से इनैक्ट हो कि मैक्सिमम लोगों को कवरेज दी जा सके और साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट मस्ट अप्लाई प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज वाइड। स्टेट है, यानी जो भी कंट्री है या जो भी रीजन है, जब वो इन लॉज को इनेक्ट करेगी, जो भी लॉज उसने बनाए हैं, ये प्रिंसिपल जो हैं उनके माइंड में रहने चाहिए। यानी जो ऑफिसर्स हैं जब वो इनेक्ट करेंगे लॉज को, या जो हमारी लेजिस्लेशन है जब वो लॉज बनाएगी, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनके माइंड में रहने चाहिए, उनके जहन में रहने चाहिए कि हमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। उस एंगल से हम ये पॉलिसीज़ बनाएं। साथ ही साथ इन पॉलिसीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज़ टू बी नैरोड डाउन, यानी जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको हम कम कर सकें। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, विच मीन्स कि अगर हमारे ये जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, अगर हमारे कोई राइट्स जो हैं वायलेट कर देती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उनके उस केस में ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसीज़ नहीं बनाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच नहीं कर सकते कि हमारे लिए कोई हमारे लिए जो है इंसाफ दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला कि जिस स्टेट को जो ये स्टेट जो है वो लॉज बना रही है या जहाँ पे इनैक्ट हो रहे हैं लॉज, क्या पता उसके पास रिसोर्सेज ना हो, उतने रिसोर्सेज ना हो कि जो लॉज बन रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं हो। और साथ ही साथ जब हम इंडिपेंडेंस का टाइम था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय दो चीज़ें रखी गई थी, एक तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट थे, बट कुछ जो थे वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यानी जैसे उस टाइम पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी हमारा देश डेवलप हो सकता था। मेन एंड वीमेन को इक्वल राइट देना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उन जैसी चीज़ों को फंडामेंटल राइट्स के अंडर डाल दिया गया, यानी अगर हमारे वायलेट होते हैं वो राइट, हम सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि उस समय ये सोचा गया कि जैसे जैसे हमारे इंडिया का वेलफेयर होगा, जैसे जैसे हमारी इंडिया डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे इन चीज़ों को जो है हम राइट के अंडर डाल सकते हैं। लाइक जब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं था, बट लेटर ऑन ये जो है एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑल्सो दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल, विच मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये एनफोर्स होने ही होने हैं। अगर कोई जो स्टेट है वो इन्हें एनफोर्स नहीं कर रही है तो उसके पास हम कहीं पे जाके जो है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। हाँ, ये है कि हम अगले आने वाले 5 साल बाद उस सरकार को गिरा सकते हैं अपने वोट के द्वारा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर दीज आर नोवल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के नोवल फीचर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, एक दिशा निर्देश देते हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी है, ना कि जो वो पॉलिसी जो उनके वेलफेयर में ना हो। अब मेन चीज़ क्या है? डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेन थिंग इज़ कि दोनों में डिफरेंस ही क्या है कि हमें अलग अलग ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम बोल रहे हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि उनको पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेगेटिव राइट्स हैं। हेयर नेगेटिव डजंट मीन कि वो कोई गलत राइट हैं या कुछ और। नेगेटिव राइट मीन्स वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे हमें अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है, उसको अबॉलिश करना है। हमें मेन एंड वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। उस एंगल में ये नेगेटिव राइट्स है, यानी लोगों को ये गलत चीज़ें करने से रोकते हैं ताकि लोगों को
अपना हक मिल सके। नेक्स्ट इज़ कंसर्न विथ पॉलिटिकल जस्टिस। मेनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे हमने बोला डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वो एक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने का पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, तो इट मीन्स वो एक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। नेक्स्ट जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, वी आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, वी आर फ्री टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन, विच मीन्स लोगों को एक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को एक स्वतंत्रता दे रही है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। थर्ड इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स किए जा सकते हैं, ये जस्टिसिएबल हैं। अगर हमारा कोई भी राइट वॉयलेट होता है, फंडामेंटल राइट अगर हमारा कोई भी वॉयलेट करता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DPSP यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो है वो पॉजिटिव राइट्स हैं, पॉजिटिव राइट्स इन द सेंस कि ये गवर्नमेंट को एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है ताकि लोगों का वेलफेयर हो। यानी जैसे हमने बहुत सारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं जैसे जिसमें बताया गया हुआ है कि लोगों के वेलफेयर के लिए हमें ये काम करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए हमें ये पॉलिसीज़ लानी चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज मोर कंसर्न विथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कि लोगों को वो सोशली जस्टिस देंगे, सोशली मतलब एक सोसाइटी के अंदर उनका एक हक जमाए रखेंगे, और इकोनॉमिक जस्टिस यानी उनको इकोनॉमिकली उनको जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। लाइक डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बोला गया है कि मेन एंड वीमेन को इक्वल राइट होने चाहिए, उनके इक्वल वेजेस होने चाहिए अगर वो एक ही काम करते हैं, तो यानी उनको एक इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और साथ ही साथ सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि वहाँ पे बताया है कि हमें हर टाइप के जो बंदे हैं, यानी हर टाइप के जो लोग हैं, उन्हें हमें इक्वल एसेस प्रोवाइड करना है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है उस टाइप में। और साथ ही साथ वहाँ पे ये भी बोला गया है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है हमें सोसाइटी में, जिससे क्या हो, लोगों का वेलफेयर हो सके। सो नेक्स्ट इज नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। ये जो है कोर्ट द्वारा एनफोर्स नहीं किए जा सकते। मैंने पहले ही बता दिया क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है, अगर हम किसी भी कोर्ट के पास जाएंगे कि हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं वो हमसे छीने गए या कुछ और वायलेट किए गए, तो कोई भी कोर्ट जो है उसे एनफोर्स नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये दीज आर जस्ट गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट फॉर इनैक्टिंग वेलफेयर लॉज। अब जो ये हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर जो है एक पर्टिकुलरली कोई इनका क्या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया हुआ है कि ये कैसे कैसे हैं, बट जो इनके प्रिंसिपल्स हैं या जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ सोशलिस्ट, अनदर इज़ गांधीयन, एंड थर्ड वन इज़ लिबरल। अब जो ये सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल है, इन तीनों के अंदर क्या क्या है, यानी इन तीनों का मतलब क्या है। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनका मेन एम क्या है, हमें एक वेलफेयर स्टेट बनानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवरेज देनी है वेलफेयर का, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बोल सकते हैं हमें एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, यानी हमें एक अच्छा रहने का उनको एक अच्छी लिविंग देनी है। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी अगर कोई भी जो है, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, अगर वो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए इक्वल पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मेन के लिए अलग हो और वीमेन के लिए अलग हो, वो सब कवर होता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए जो है बहुत सारे लॉज भी बनाए गए हैं, जैसे लैंड सीलिंग के रिगार्डिंग लॉ है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के रिगार्डिंग लॉ है, इक्वल पे फॉर इक्वल मैन, इन सभी के लिए लॉ है। अब जो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, इनके अंदर मेनली 38 आर्टिकल आता है, 42, 39, 43, 39A, 43A, 41 एंड 47। ऑन एंड होल सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं उनका एक ही मोटिव है कि हमें वेलफेयर करना है लोगों का, हमें लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों के हक के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। नेक्स्ट इज गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधीयन प्रिंसिपल एज द नेम इंडिकेट्स, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड थे। इन प्रिंसिपल्स का मेन मोटिव यही है कि जो गांधी जी के टाइम पे, यानी जो गांधी जी ने अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो आइडियाज़ दिए थे, जो प्रिंसिपल्स दिए थे,
उनको उनको एम्पावर करना, उनके बारे में लोगों को, उनके बारे में जो है लोगों को बताना, और साथ ही साथ उन प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग लॉज बनाना। अब इसमें क्या है, जैसे कि गांधी जी ने अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, यानी हर घर में कॉटेज इंडस्ट्री अगर है, स्मॉल इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो जिससे लोग जो है वो अपनी अर्निंग करते थे। और वही जो है इन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला गया है कि हमें उस इंडस्ट्री को, यानी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज़ एम्पावर विलेज पंचायत, यानी हमें विलेज पंचायत्स को एम्पावर करना है। जो विलेज में जो पंचायत्स होती हैं, ग्राम सभाज होती हैं, उनको एम्पावर करना है। उनको एम्पावर करने का फ़ायदा क्या होगा कि जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिलेगा, जिससे हमारे सेंटर का काम भी और जो हमारे स्टेट का काम है वो भी कम हो जाएगा, और सेंटर स्टेट का काम कम हो जाएगा, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे। अब ऑन एंड होल अगर हम बात करें तो इस प्रिंसिपल का क्या मोटिव था कि हमें जो गांधी जी के विजन को आगे बढ़ाना है, जो गांधी जी ने बोला है, हमें उस रास्ते पे, उस पाथ पे हमें काम करना है और लोगों का भला करना है। अब इसके लिए भी बहुत सारे लेजिस्लेचर लॉज बनाए गए हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लॉज बनाए गए हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है, एंड रिसेंटली दैट इज़ स्लॉटर ऑफ काउज, इसके लिए भी बहुत सारे एक्ट बनाए गए हुए हैं। नेक्स्ट इज़ लिबरल प्रिंसिपल जो हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। यानी हमें लोगों को एक फ्रीडम टाइप बोल सकते हैं। हमें किस एंगल में लिबरल करना है लोगों को, किस एंगल में जो है हमें लोगों के बारे में सोचना है, एंड इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, एंड मेनली जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स वगैरह है वो इसी के अंदर आते हैं, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड वो भी इसी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जैसे कि हम बात करेंगे आर्टिकल 39A की, जिसके अकॉर्डिंग इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड, विच मीन्स हर एक बंदे को इक्वल जस्टिस होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जस्टिस के टाइम पे, और साथ ही साथ फ्री लीगल एड, विच मीन्स ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो इसको आप इस एंगल में लीजिए कि ये सिर्फ एक एडवाइस है गवर्नमेंट को कि अगर वो ऐसा लॉ उसको बनाना चाहिए। कैसा लॉ? कि फ्री लीगल एड, विच मीन्स कि अगर कोई बंदा क्राइम तो कर लेता है बट उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी एडवोकेट को हायर करे, तो उस केस में क्या है, गवर्नमेंट को फ्री जो है, उस केस में गवर्नमेंट को एक फ्री एडवोकेट जो है उस क्रिमिनल को दे देना चाहिए, या जो बंदा वो जो गिल्टी है उसको दे देना चाहिए। तो इस एंगल में जो है एक गाइडलाइन गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल्स, विच मीन्स जो विलेज पंचायत्स हैं, जो विलेज में जो पंचायत्स होती हैं, जो पंच बैठते हैं, सरपंचेस होते हैं, उन लोगों की जो है रेगुलर एक इंटरवल के बाद मीटिंग होनी चाहिए। क्यों? ताकि जो गाँव की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इजीली सॉल्व किया जा सके। आर्टिकल 42 विच मीन्स प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एट वर्क प्लेसेस, इसके अकॉर्डिंग क्या है? आर्टिकल 42 के अकॉर्डिंग कि हर प्लेस पे, जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो एक ह्यूमन काम कर रहा है उसके लिए बेटर कंडीशन होनी चाहिए काम करने के लिए। ये नहीं कि अगर वो बंदा काम कर रहा है उसको पानी पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिले, उसके पास वहाँ पे अगर गर्मियों का टाइम है तो फ़ैन वगैरह कुछ नहीं हो, वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक बेटर कंडीशन रहने के लिए, वर्क करने के लिए उसके पास वहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें प्रेगनेंसी रिलीफ जो है उससे रिलेटेड भी गाइडलाइन है, यानी कि जैसे लीव्स होती हैं वो मिलनी चाहिए एक वीमेन को उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, साथ ही साथ हाफ पेड लीव्स भी होती हैं, वो सब होना चाहिए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड विच मीन्स कि पूरी कंट्री के लिए एक लॉ होना, किस एंगल में, चाहे वो कोई भी मैटर हो सकता है, लाइक मैरिज, लाइक डिवोर्स एंड एनीथिंग एल्स, कुछ भी, पूरी कंट्री के लिए एक ही लॉ होना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47 विच मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, बैन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक टबैको, वाइन एंड ड्रग्स। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग या इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें लोगों का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव करना है, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है लोगों को बेटर देनी है, और साथ ही साथ में क्या है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है लाइक टबैको है, ड्रग्स हैं, वाइन है,
वो सभी जो हैं उन चीज़ों पे बैन लगनी चाहिए। वो एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट को कि ये सब काम आपको करने चाहिए। आर्टिकल 48A इसके अकॉर्डिंग क्या है, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट, कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ, हमें अपनी इन्वायरमेंट को बचाना है। क्यों? क्योंकि जो वाइल्ड इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, वही सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आर्टिकल 49 विच मीन्स टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, कि हमें हमारे देश में जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, चाहे उनका कोई भी आर्टिस्टिक इंटरेस्ट हो, यानी वो किसी भी आर्ट को दर्शाते हों, किसी भी कल्चर के आर्ट को बताते हों, या उनमें कोई एक ऐसा आर्ट हो जो कि बहुत पुराना है या बहुत ही ज़्यादा एनरिचमेंट वाला आर्ट है, उसको हमें बचाना है। और साथ ही साथ अगर कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है तो उसे भी हमें प्रिवेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे आने वाले यूथ को एनकरेज करती हैं, साथ ही साथ उन्हें हमारे पास्ट के बारे में बताती हैं, और हमारे जो पास्ट में जो पास्ट के जो ब्रेव लोग होते हैं उनकी स्टोरीज़ बताती हैं, और हमारे आने वाले यूथ को एनकरेज करती हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 50 विच मीन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये जो है ये हमें आर्टिकल बताता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से जो है वो सेपरेट होनी चाहिए, यानी हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट का दबाव होगा जुडिशरी पे तो जो लोगों को जो हमारा एक जस्टिस प्रोवाइड करने का जो मोटिव है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर गवर्नमेंट का दबाव है जुडिशरी पे तो ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनको जस्टिस नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ जो है हमारा जो ये मोटिव है जस्टिस देने का, सभी लोगों का वेलफेयर करने का, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। लास्ट इज आर्टिकल 51। अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 इज़ द ओनली आर्टिकल जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, यानी हमें इंटरनेशनल पीस, हमें पूरे वर्ल्ड की पीस बना के रखनी है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी मतलब लाइक टेररिज्म को ख़त्म करना है, जो भी आतंकवाद वगैरह है ये सब हमें टोटली ख़त्म करना है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और साथ ही साथ में ये हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये ऑन एंड होल जो है एक गाइडलाइंस है लोगों को, गवर्नमेंट को जो दी जाती हैं, ताकि जो वो लॉज बना रहे हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो। अब ये बात आती है कि अगर ये सिर्फ अगर ये एनफोर्सेबल नहीं है तो ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब ये इतने इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं, अगर जो गवर्नमेंट है इनको ध्यान में नहीं रखते हुए हमारे लिए लॉज बनाएगी तो आने वाले 5 सालों में क्या होगा, हम लोग वो सरकार गिरा देंगे और उस सरकार की जगह पे एक दूसरी सरकार आएगी जो कि उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रिस्पेक्ट अगर वो भी सरकार कर रही है तो ऑब्वियसली जो है लोग जो हैं वो उन्हें वोट करेंगे और लोग जो हैं वो उन्हीं के साथ चलेंगे। आई होप ऑल द कंटेंट इज़ क्लियर। थैंक यू।